हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस को इन डिटेल। हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, हम डिस्कस करते हैं हमारी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम मिले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, यानी कि वही क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हीं एग्जाम में अगर साइंस आती है तो साइंस के यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रहती हैं। तो इस क्लास के अंदर हम फिजिक्स भी देख लेंगे, केमिस्ट्री भी देख लेंगे एंड बायोलॉजी भी देख लेंगे, यानी पीसीबी तीनों की ही तैयारी हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो 6 to 12th के लेवल के होते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो 6 to 10th से आते हैं या 12th तक आते हैं। तो हम लोग उसी को बेस मानकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग इस क्लास के अंदर टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। यस, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमें लिखने के लिए भी जगह चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है। इसका आंसर जाएगा पेनक्रियास। क्या जाएगा? पेनक्रियास। देखिए अब समझाती हूँ मैं आपको कैसे। देखिए मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है। मिक्स्ड ग्लैंड होती है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? ग्लैंड्स, यानी ग्रंथि होती है। होता क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक घर था, ठीक है, जो कि खाली पड़ा था, जो कि कोई काम का नहीं था। एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी जो खाली पड़ी थी, कोई काम की नहीं थी। ठीक है, ये हमारा घर है जो कोई काम का नहीं है। हमने क्या किया, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पैसा लगाया जाए, इसके अंदर कुछ बदलाव लाए जाए। क्या किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं और इससे ना कुछ रिजल्ट बनाया जाए, यानी कि ये घर हमें प्रोडक्ट देने लगे, ऐसा कुछ करें हम लोग। क्या करें? ये घर हमें प्रोडक्ट देने लगे, ऐसा कुछ हम लोग करें। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं कि हमने घर को बना दिया इंडस्ट्री। घर को क्या बना दिया? इंडस्ट्री बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में होती है सेल। क्या होती है हमारी बॉडी में? सेल होती है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी बॉडी की क्या है? सेल। सेल अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाती है। क्या लाती है? मॉडिफिकेशन लाती है, और उन मॉडिफिकेशन से सेल बन जाती है ग्लैंड, क्योंकि वो उसके अपने अंदर से कुछ सिक्रीशन करने लग जाती है। आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी इस एग्जांपल से। ठीक है, तो सिक्रीशन करने लग जाती है जब कोई भी सेल अपने अंदर चेंजेस लाकर कुछ सिक्रीट करने लगे, तो वो कहलाती है ग्लैंड। अब क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो सकती है? ठीक है, क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो सकती है, अब ये देख लेते हैं। यस, तो सिक्रीशन जो होती है, क्या बोला मैंने? सेल जो है अपने अंदर चेंजेस लाई और बन गई ग्लैंड। और ग्लैंड क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे। सिक्रीट क्या कर सकता है? सिक्रीट वो जूस कर सकता है, या एंजाइम कर सकता है, या फिर वो हार्मोन सिक्रीट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड्स जो अपने अंदर से जूस या एंजाइम सिक्रीट करे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो खुद के अंदर से हार्मोन सिक्रीट कर ले, उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो 3 टाइप की ग्लैंड बोली थी। अब कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जो ये काम भी करती है और ये काम भी करती है। ऐसी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। बताओ, बात समझ में आई? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हिटेरोक्राइन ग्लैंड। हिटेरोक्राइन या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, जो कि है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियास खुद के अंदर से एंजाइम भी रिलीज करता है, जो कि डाइजेशन की टाइम मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में। और साथ ही साथ ये अपने अंदर से हार्मोन भी निकालता है। हम लोगों ने पढ़ा है, इंसुलिन पढ़ा है हमने, ग्लूकागन पढ़ा है, सोमेटोस्टेटिन पढ़ा है। ये सब शुगर लेवल को मेनली मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन है वो पेनक्रियास निकालता है। ठीक है, उसके अलावा जो थायराइड है आपको दिख रही है ऑप्शन में, थायराइड दिख रही है, पिट्यूटरी दिख रही है, एड्रिनल दिख रही है, ये तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन है विच डिसीज इज कोज्ड बाय डिक्रीज इन आयोडीन लेवल इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन लेवल कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आपको याद रखना है घेंघा यानी ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए। अब यहाँ से आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है, देखिए हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? देखिए तो ये हमारा फेस है, फेस के नीचे ये गर्दन है और फिर ये शोल्डर्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टुन्नू खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर गले में, ठीक है, गले में होती है ये ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन काम करती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी BMR बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर काम करती है। ठीक है, एक तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको बैलेंस रखती है ये। ठीक है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये कब निकलता है? जब बॉडी के अंदर आयोडीन अच्छा खासा हो। ठीक है, ये कब निकलता है? जब बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी हो। कहते हैं आपके नमक में आयोडीन है, आजकल ऐड आने लगी है ना, आपके नमक में आयोडीन है, तो यही आयोडीन की मैं बात कर रही हूँ। तो आयोडीन की प्रेजेंस में ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और बॉडी सही ढंग से मेटाबॉलिज्म करती है अपना। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये थायरोक्सिन नहीं निकलेगा, तो ये थायराइड ग्रंथि का हाल क्या होगा? देखिए ये दिख रही है ना आपको भी थायराइड ग्रंथि, ये इस तरीके से बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्दन जो होती है वो बहुत फैली हुई होती है, उन्हें बीमारी होती है ग्वाइटर की यानी घेंघा की बीमारी। बात समझ में आ गई? आई होप याद रहेगा। ड्वार्फिज्म होता है बोनापन यानी बंदे की हाइट छोटी रह जाती है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। गिगांटिज्म लंबापन, ये जब हाइट बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाती है, ये भी पिट्यूटरी से रिलेटेड है। और स्कर्वी जो होता है ये क्या होता है? जब जबड़ों में से खून आने लग जाता है, आपने पढ़ा है विटामिन C की वजह से होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो याद रखना है, इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड इन, कहाँ पर खोज की गई इंसुलिन की? तो याद रखिएगा डॉग के पैनक्रियाज में, कुत्ते के अग्नाशय। क्लास 11th की बुक में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि कुत्ते के अग्नाशय से इंसुलिन की खोज की गई। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शुगर बैलेंस करता है। जब जब बॉडी में शुगर जो होती है वो बढ़ जाती है तो ये शुगर को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी डिक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है? तो ये हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और फिर ये ग्लाइकोजन जाकर लीवर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है? जब जब बॉडी में शुगर बढ़ेगा तो शुगर बढ़ने से आपकी बॉडी में शुगर, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो शुगर जब बढ़ जाता है तो ये शुगर को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन सही ढंग से नहीं बनता है तो उन्हें डायबिटीज हो जाती है। तो अब उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, तो बाहर से दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। और पहली बार खोजा कहाँ पे गया? तो डॉग के यानी कुत्ते के पैनक्रियाज में खोजा गया। किसने खोजा? तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट। इन दोनों ने मिलकर जो है इंसुलिन की खोज की थी। बताओ याद रहेगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a waterborne disease? निम्न में से कौन सी एक पानी से होने वाली बीमारी है, जल जनित बीमारी? Which of the following is a waterborne disease? तो याद रखिएगा हैजा जो होता है, कोलेरा जो होता है, ये हमारी वाटरबोर्न डिसीज है। यानी कि कोलेरा किसकी वजह से होता है? पानी से फैलने वाली बीमारी है, यानी पानी से फैलती है कौन सी बीमारी? कोलेरा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वाटरबोर्न डिसीज कौन सी है? कोलेरा है। ठीक है, ये किससे होता है? तो ये विब्रियो कोलेराई से होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेराई, विब्रियो का मतलब है कोमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन विट्रियोल इज,
हरा थोथा क्या है? क्वेश्चन क्या है? ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल होता है हमारा फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, यानी हरा थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को, यहाँ पर लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, यानी नीला थोथा। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है, यानी सफेद थोथा। और हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4 को क्या बोला जाता है? थोथे का तेल, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल। कमेंट में करके बताएंगे मुझे आप लोग H2SO4 जो है उसके अदर नेम्स। कमेंट में मुझे बताएंगे H2SO4 के अदर नेम्स। मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है, इसे किसका राजा कहा जाता है आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नोन एज, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मों की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, यानी कि जब हम ये देखते हैं कि भाई कोई चीज़ कितनी पुरानी है, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, पैलेंटोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी होती है कवक यानी फंगस की स्टडी। इकोलॉजी होती है जब हम एनवायरनमेंट और उसके इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। और डर्मेटोलॉजी हमारी स्किन की स्टडी, डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई यानी कि जब इकट्ठे मिलकर रहते हैं कौन? एल्गी और फंजाई, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसमें एल्गी और फंजाई एक दूसरे की मदद करते हैं। फंजाई जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो होती है वो फूड प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये दोनों मिल के रहते हैं। आपको हरे हरे पहाड़ों के ऊपर लेयर जमी हुई दिखती है, पेड़ों की छाल के ऊपर जो लेयर मिलती है वो लाइकन की ही होती है। और इसी लाइकन से लिटमस पेपर बनाया जाता है, जो केमिस्ट्री में जो हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं ना आजकल, तो टीवी के ऐड में भी होता है कि येलो कलर का कागज, जिससे आपको पता लग जाए कि साबुन एसिडिक है या बेसिक। तो लिटमस पेपर जो कि लाल से नीला हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है बेस में, और ब्लू से रेड हो जाता है एसिड में, ठीक है। वही लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकन से बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ध्यान से देखिएगा, इसने सेल मेम्ब्रेन पूछा है, सेल वॉल नहीं पूछा। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो साइंटिस्ट ने हमें जो है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, ठीक है कुछ इस तरीके से कि लिपिड की बाई लेयर होती है, ये लिपिड की बाई लेयर है हमारी, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस और लिपिड, ये रही दो लेयर फॉस्फोलिपिड की। सेलुलोज जो होती है वो हमारे प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल। और फैट तो एक कंपोनेंट है जो अलग अलग जगह पे हो सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया? कमेंट में बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने किया? सेल चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ, जिसको आंसर नहीं पता वो सेल वाली वीडियो जाके देखे, जिसमें मैंने सेल को क्लियरली करवाया है, 3 पार्ट्स में सेल को कंप्लीट करवाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, ये भी मैंने सेल में करवाया है। तो ह्यूमन बॉडी में मिलने वाली लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, ह्यूमन बॉडी में मिलने वाली लार्जेस्ट सेल है ओवम यानी कि अंडाणु, ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है। और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? तो स्मॉलेस्ट है हमारी ये शुक्राणु, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और अगर दुनिया में पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म दुनिया में सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर क्या है? तो लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जब CaOH का ट्वाइस में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी और ये एक सॉलिड पदार्थ है, एक सॉलिड मैटर है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट आपको अगर मेन कंपोनेंट पूछे जाए तो पर्ल का मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, स्नेल्स की जो शेल होती है उसका मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। याद रखना है, चूना पत्थर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ, मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना पूछा है। देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज होता है यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए एक मोमबत्ती आपके पास, इसकी दो चीजें हो सकती है। अगर आपको बोल दिया जाए मोमबत्ती पिघल रही है यानी मेल्टिंग, और अगर आपको बोल दिया जाए मोमबत्ती जल रही है यानी बर्निंग, तो पिघलने का मतलब क्या हो रहा है कि ये सॉलिड से बस अपनी शेप चेंज कर रही है। तो पिघलने का मतलब है ये एक फिजिकल चेंज है, दिखने में बस अलग लगेगी अब ये। लेकिन बर्निंग का मतलब ये अपने अंदर से कुछ धुआं भी निकाल रही है, कुछ न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि अगर कैंडल की बर्निंग पूछी जाए तो हमारा केमिकल चेंज आ जाएगा, और मेल्टिंग पूछी जाए तो फिजिकल चेंज आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, तब वो कहलाता है केमिकल चेंज। और जब शेप या स्टेट चेंज होती है तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। जैसे कि मैंने बर्फ से पानी बना दिया, पानी से भाप बना दिया, तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वही क्वेश्चन आ गया, ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस बने उसे क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अभी मैं बता के हटी, जब भी नया सब्सटेंस बने। ठीक है, नया सब्सटेंस में कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, इवन स्मेल अगर आए, इवन अगर हीट रिलीज हो। ठीक है, ये सारे चीज़ों में कलर चेंज हो, ये सारी चीज़ों में क्या होता है? ये सारी चीज़ों में केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रिवेंट रस्टिंग द लेयर ऑफ विच मेटल इज पॉलिश्ड ओवर आयरन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर कौन सी मेटल की कोटिंग की जाती है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर की जाती है जफ्ता यानी जिंक की कोटिंग। किसकी कोटिंग? जिंक की कोटिंग। ठीक है, ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या किया जाता है? मान लीजिए लोहा है, आप सभी जानते हैं लोहा जो होता है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या करता है? रफ्टिंग करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर की पेंटिंग कर देते हैं, ये होती है जिंक की लेयर। अब क्या होगा? मॉइस्चर और ऑक्सीजन जाके जिंक पे चिपकेगा, ना कि लोहे पे, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो रफ्टिंग नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर टर्न्स ब्लैक इन द एयर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद। देखिए आपने देखा होगा, जो चांदी होती है ना, वो हवा में पड़ी पड़ी काली हो जाती है। जैसे चांदी के बर्तन होते हैं वो बड़े बड़े काले हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो चांदी होती है वो बन जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है? देखिए जो Ag होती है यानी चांदी होती है, वो क्या करती है? एटमोस्फेयर में पड़ी हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखना है, देखिए जब लोहे की बात की गई तो हमने मॉइस्चर और ऑक्सीजन बोला, जब चांदी की बात की गई तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड बोला। क्या बना देगी? Ag2S, ये होती है सिल्वर सल्फाइड। ये क्या होती है? सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो चांदी काली पड़ जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी आ गया तो कॉपर की बात करेंगे। कॉपर हरा क्यों पड़ जाता है? कॉपर हरा क्यों पड़ जाता है? देखिए कॉपर हरा पड़ जाता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है इसकी रिएक्शन? कि कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देता है कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और ये हो जाता है लाल भूरा, रेड ब्राउन हो जाता है। ठीक है, सिल्वर किसके साथ करता है? तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करता है और ब्लैक हो जाता है। और कॉपर किसके साथ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है और ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, तीनों ही रफ्टिंग के एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या सही नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर आ गया हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो गलत है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होती है, मैंने अगर कार्बन लिखा और सब साथ में लिख दिया C+O2 CO2, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है। जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन हो गई। अगर मैंने लिखा आपके सामने NH3 और इसने टूट के दे दिया N2+H2, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया मान लीजिए O+ ऑक्सीजन है ये O+, या O को छोड़ो समझ में नहीं आएगा आपको, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया H+ प्लस इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा लिख देती तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होती। बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जबकि रिडक्शन क्या होती है, इसका उल्टा। ठीक है, रिडक्शन इसका उल्टा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्लेस्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में किस एलिमेंट को रखा जाता है, तो तीनों को रखा जाता है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों ही एयर के साथ विग्रसली रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसीलिए इन तीनों को कैरोसिन में रखा जाता है। साथ ही साथ इनके बारे में एक और बात, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से भी काटा जा सकता है। जैसे केक कट करते हैं वैसे इनको नाइफ से काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कोल्ड। टीथ के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, टीथ के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए टीथ के बारे में बात करते हैं हम। देखिए हमारा जो दांत होता है वो कहाँ होता है, हमारे जबड़े के अंदर। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये दांत है, ठीक है, और ये कहाँ है, ये गम्स में। ये क्या है हमारे, ये हमारे गम्स है। तो मैंने ये ब्लू कलर से क्या बनाए, ये है हमारे गम्स, ठीक है, और ये रेड वाला क्या है, हमारा टीथ है। अब ध्यान रखिएगा, आपको टीथ का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं क्राउन। और जो टीथ का नीचे वाला भाग है जो गम के अंदर होता है, इसे बोलते हैं रूट। तो सबसे वाली ऊपर वाली लेयर रूट तो नहीं हो सकती, रूट तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए टीथ में सबसे ऊपर जो भाग होता है, ये वाला जो सबसे हार्ड होता है, इसे बोलते हैं डेंटा, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। तो बस आंसर मिल गया, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज इनेमल। आंसर इनेमल आ गया। ठीक है, बाकी बता देती हूँ। इसके नीचे वाला भाग, इनेमल के नीचे वाला भाग जो होता है वो होता है डेंटाइन। क्या होता है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, इनेमल, सबसे ऊपर वाला भाग। इसके नीचे वाला भाग, ये क्या है हमारा, डेंटाइन। ठीक है, ऑप्शन में और क्या दिख रहा है, पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी क्या होती है, देखिए दांतों में से बहुत सारी ना, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, यहाँ से बहुत सारी नर्व निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, बहुत सारी नर्व निकलती हैं, ये पल्प कैविटी में आती है। ठीक है, ये पल्प कैविटी में आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपस में जो दांत होते हैं इनको जोड़ के रखता है सीमेंटम। यहाँ पर दांतों से जो दांत को जबड़े से जोड़ के रखता है सीमेंटम। ठीक है, ये दांत का इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी बिजली का सबसे अच्छा चालक, यानी सबसे अच्छी बिजली कौन कंडक्ट करता है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा चांदी यानी सिल्वर। जो चांदी होता है यानी सिल्वर होता है, ये बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए ये सोलर सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर चांदी के बाद दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो चांदी के बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। इस कॉपर की ही सारी वायर बनती हैं।
ठीक है। अब चांदी की वायर क्यों नहीं बनती, क्योंकि चांदी की वायर तो भाई लोग चुरा लेंगे, कॉपर की वायर लोग छोड़ते नहीं है। तो कॉपर की वायर जो होती है वो इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, याद रखोगे। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसके अलावा एक और चीज़ याद रख सकते हो, जो चांदी होती है वो मैंने आपको भी बताई थी, ये ब्लैक हो जाती है किसकी वजह से, H2S की वजह से। चांदी की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसको पीट के शीट भी बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है और तार भी बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, तो बोथ A एंड B विल बी द राइट आंसर। कैसे, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम पानी डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH का ट्वाइस, यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को ही बोला जाता है फ्लेक्ड लाइम, इसी को ही बोला जाता है लाइम वाटर, ठीक है। जबकि CaO को बोला जाता है क्विक लाइम, CaO को बोला जाता है क्विक लाइम। देखिए क्या होता है, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, इसके अंदर जब पानी डल जाएगा तो वो बुझ जाएगा, ठीक है, बुझने के बाद बुझा चूना, और इसको ही बोला जाता है लाइम, CaO को बोला जाता है लाइम। तो लाइम के अंदर पानी गया, लाइम वाटर। बताओ, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा। और इसके आगे की रिएक्शन मैंने एक और करवाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड डालने पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, याद है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, यहाँ पर हमारी क्वेश्चन सीरीज जो होती है वो खत्म हो जाती है, आज के क्वेश्चन हो गए खत्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। तो अगर इसी तरीके से अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो भाई थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए आपको तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिए हैं, कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।